दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूँ जो शायद आपने खुद भोगी होगी, आपके घर में किसी ने भोगी है और आपके पड़ोसी में से किसी ने भोगी है। आपके घर में किसी ने भोगी है और आपके पड़ोसी में किसी ने भोगी है। और जब ये बात करूँगा तो आपका खून खौलेगा, आपकी आंखें नम होगी और आपके मन में सवाल उठेगा, आखिर इस देश में गरीब आदमी बीमार पड़ जाए कहाँ। ज़रा सोचिए, एक तस्वीर, एक बाप मजदूर है, दिन भर धूप पर काम करता है, 20 से 25 मतलब 10 से 15 हज़ार रुपये एक महीने कमाता है, घर चलाता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रात को थक कर आता है, चूर होता है और एक दिन उसकी बीवी बीमार पड़ जाती है, बुखार है, पेट में दर्द है, कुछ गड़बड़ है और वो उसे लेकर सरकारी अस्पताल जाता है। और वहाँ क्या होता है, लाइन, घंटों की लाइन, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, बेड नहीं है और जो है वो इतना जर्जर है कि उसमें मरीज़ रखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। तो वो बाप क्या करता है, प्राइवेट अस्पताल जाता है। वहाँ 5 मिनट में बिल आता है कि वह 6 महीने की कमाई के बराबर होता है। यही है आज के भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की असली तस्वीर। लेकिन सवाल यह है कि ये कैसे हुआ, कैसे ये नौबत आई कैसे। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जहाँ अरबपतियों की लिस्ट लंबी है, हर साल लंबी होती जा रही है, वहाँ एक गरीब आदमी के इलाज क्यों नहीं हो पाता। चांद पर मिशन भेजने वाला देश के पहले अपने नागरिकों को बुखार में तड़पते हुए क्यों देख रहा है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। मैं वादा करता हूँ कि आज आप जो सुनोगे वो आश्चर्यचकित होगा। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो सरकारी आंकड़े बड़े चमत्कार दिखाई देते हैं। आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, एम्स जैसे कैंपस खुले हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना नाम से गिनाए जा सकते हैं, लेकिन असल मुद्दा यह है कि ज़मीन पर हकीकत क्या है। विश्व संगठन यानी WHO कहता है कि हर 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। भारत में यह अनुपात क्या है। ग्रामीण इलाकों में तो ये हाल 10,000 लोगों में एक डॉक्टर भी मुश्किल से मिलता है। ग्रामीण स्वास्थ्य के केंद्र में 50% से ज़्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर पद खाली हैं। खाली मतलब पद बना दिए गए, बोर्ड बना दिए गए, इमारत खड़ी कर दी गई, लेकिन जो डॉक्टर आएगा वो नहीं आया और उस इमारत के सामने मरीज तड़पता रहता है। सोचिए जरा, अगर उसी गांव में सांप काट लिया, किसी को सांप काट लिया, कोई दुर्घटना हो गई, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो उसे इतने किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। और तब तक क्या होगा, तब तक वो इंसान या तो ज़िंदगी की जंग जीत चुका होगा या खुद ही हार चुका होगा हमेशा के लिए। यह कोई एक गांव की कहानी नहीं है, यह है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके हैं, मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके हैं। करोड़ों लोग इस सच्चाई से जी रहे हैं। आखिर पैसा जाता कहाँ। भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में GDP कितना खर्च करती है, केवल 1.5% के आसपास, जबकि अमेरिका 16% से ज़्यादा खर्च करता है, ब्रिटेन 9% खर्च करता है, चीन 5% खर्च करता है और हम 1.5% पर टिके हैं। और सरकार कहती है कि हम स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत कर रहे हैं। अब 1.5% भी कहाँ जाता है, भवन निर्माण में जाता है, तो कभी कभी पूरे नहीं होते हैं, टेंडर में जाता है, जो घोटाले बन जाते हैं, उपकरण खरीदे जाते हैं जो कभी चालू ही नहीं होते हैं, और जो पैसा बचता है वो कागज़ पर स्वास्थ्य योजनाओं की शक्ल पर दिखता है, प्रचार में चला जाता है सबसे ज़्यादा। लेकिन असल सवाल यह है कि
इन सब की मार कौन झेलता है? वो मजदूर झेलता है जिसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म देते ही दम तोड़ दिया क्योंकि नज़दीकी अस्पताल के डॉक्टर नहीं था, ना दाई थी। वो किसान झेलता है जिसके बेटा डेंगू से इसलिए मर गया क्योंकि सरकारी अस्पताल में खून चढ़ाने का बेड खाली नहीं था। वो बुजुर्ग झेलता है जिसे डायलिसिस की ज़रूरत है लेकिन 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आखिर क्यों इस देश में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता? आखिर क्यों हर सरकार ने स्वास्थ्य को वोट का मुद्दा नहीं बनाने दिया? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं सुधरती ही नहीं। वो नारे में बिकती है स्वास्थ्य भारत, समृद्ध भारत। ये नारा है आयुष्मान भारत, ये योजना, लेकिन हकीकत वो है जो रोज आदमी देखता है। कोविड याद है? कोविड आया था, हाँ याद है। साल 2011 में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतारें थी। सोशल मीडिया पर हर घंटे कोई न कोई पोस्ट करता था, प्लीज़ किसी के पास बेड हो तो, मेरे पिताजी सांस नहीं आ रही है। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दुगना तिगना दाम दे रहे थे। शमशान घाट की जगह नहीं थी, मतलब शमशान घाट पर जगह नहीं थी। पार्कों में चिताई जलाई जा रही थी। उस वक्त पता चला कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खोखली है। वो सिस्टम के 30-40 साल से नेताओं के भाषण में मजबूत था, वो एक महामारी की मार नहीं झेल पाए। और उससे क्या हुआ? जब महामारी आई तो सब भूल गए। फिर वही ढाक 3 पात, फिर वही खाली पद, वही जर्जर अस्पताल, वही दवाइयों की कमी। ज़रा सोचिए, आयुष्मान भारत योजना का जब ऐलान हुआ तो कहा गया कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। बड़ा नाम, बड़ा दावा, लेकिन ज़मीन पर क्या हुआ? लाखों लोग जिसके पास कार्ड है वो प्राइवेट अस्पताल जाते हैं। वहाँ बताया जाता है कि हम आयुष्मान में नहीं आते, या फिर योजना में वो इलाज कवर नहीं होता। इसकी ज़रूरत है या फिर कागज़ की प्रक्रिया ही उतनी उलझी हुई है? गरीब आदमी थक कर पैसे से ही इलाज करवाता है, और जो प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान में रजिस्टर हैं उनमें से कई पर आरोप है कि वो फर्जी बिल बनाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लिखते हैं और सरकार से पैसे वसूल करते हैं। मतलब योजना बनी गरीब के लिए लेकिन फ़ायदा प्राइवेट अस्पतालों ने। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यह है कि जब तक सरकारी अस्पतालों को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी योजना कागज़ पर ही रहेगी। और सरकारी अस्पतालों को मजबूत नहीं होते। और सरकारी अस्पताल क्यों मजबूत नहीं होते? क्योंकि जो नेता नीति बनाता है उसका इलाज एम्स में या विदेश में होता है। जो अफसर बजट तय करता है वो मैक्स और अपोलो में जाता है, और उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि सरकारी अस्पताल दवाई है या नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में इतनी लूट क्यों बर्दाश्त की जा रही है? क्या आपने कभी किसी प्राइवेट अस्पताल में बिल देखा है? एक साधारण ऑपरेशन में 5 से 10 लाख रुपए, एक आईसीयू में पड़े रहे तो 50,000 से ऊपर दवाइयों से बाहर 50,000 दवाइयाँ जो बाहर से 500 रुपये में मिलती है वो अस्पताल के अंदर 5,000 में मिलती है। डिस्पोजल चार्ज, नर्सिंग चार्ज, काउंसलेशन चार्ज, रूम चार्ज, हर चीज़ का अलग अलग बिल। और अब आप आईसीयू में होते हैं तो अपने परिवार की हालत क्या होती है, ये वो बैठ कर रोते हैं और जेवर बेचने की सोचते हैं। NSSO आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल लगभग 6 करोड़ लोग सिर्फ इलाज की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। 6 करोड़, यह कोई छोटी संख्या नहीं है। मतलब बीमारी आई और पूरा गरीब सड़क पर आ गया। ज़मीन बिकी, गहने बिके, कर्ज लिया, और शायद फिर भी मरीज बच नहीं पाया। यह है भारत का स्वास्थ्य सेवाओं की असली कीमत। और
दवाइयों की बात करें तो एक और बड़ा खेल है। जेनेरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई, एक ही सोल्ट, एक ही काम, लेकिन कीमत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। डॉक्टर लिखता है ब्रांडेड क्योंकि दवा कंपनियां उसे कमीशन देती है, उपहार देती है, विदेश यात्रा करवाती है, कॉन्फ्रेंस के नाम पर पैसे देती है, और मरीज मरीज डॉक्टर पर भरोसा करता है। वो सोचता है कि डॉक्टर भगवान का रूप है। वो पर्ची लेकर जाता है और महंगी दवाई खरीदता है, लेकिन वही दवाई जेनेरिक के नाम पर 10 गुना सस्ती मिल सकती है। सरकार ने जन सेव सरकार ने जन औषधि केंद्र खोले हैं सस्ती दवाइयों के लिए, लेकिन कितने हैं? और जो हैं उनमें से सभी दवाइयाँ मिलती हैं? अक्सर जो दवाइयाँ चाहिए वो होती ही नहीं, और लोगों को पता ही नहीं होता कि जेनेरिक दवाई होती क्या है। आखिर क्यों इस देश में दवा कंपनियों लॉबी इतनी ताकतवर है कि सरकार उन पर लगाम नहीं कस पाती? आखिर क्यों डॉक्टर को बाध्य नहीं किया जाता कि वो जेनेरिक दवाई लिखे? यह सवाल जनता पूछ रही है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो आज भी और अंधेरे में भी भारत में मानसिक बीमारी का आज भी पागलपन कहा जाता है। जो इंसान डिप्रेशन में है उसे कहते हैं कि नाटक कर रहा है, जो एंग्जाइटी से पीड़ित है उसे कहते हैं कमज़ोर है, और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ यानी साइकेट्रिक और साइकोलॉजिस्ट वो तो शहर में भी इतना कम है कि अपॉइंटमेंट महीनों बाद मिलती है, और एक सेक्शन का खर्च 1000 से 2000 रुपये है। आंकड़े बताते हैं भारत में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों में भारी कमी है। 1 लाख जनसंख्या पर मुश्किल से एक मनोचिकित्सक है, और जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा डिप्रेशन में हैं, जो घरेलू हिंसा है मार झेल रही है, उसकी मानसिक स्वास्थ्य किसी परवाह है? मिडिल क्लास की बात करें तो उनकी हालत और भी अजीब है। वो गरीब नहीं है, इसीलिए सरकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिलता। अमीर नहीं है, इसलिए महंगे प्राइवेट अस्पतालों का खर्च झेल नहीं सकता। स्वास्थ्य बीमा तो उसके इतने क्लोज है, इतनी सख्त है कि जब ज़रूरत पड़े बीमा कंपनी कोई न कोई बहाना ढूंढ कर क्लेम रिजेक्ट कर देती है। नौकरी पेशी आदमी सोचता है कि कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस दिया है तो ठीक है, लेकिन कभी किसी ने उस पॉलिसी को कागजात पढ़े हैं? प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन कवर नहीं होगी, मतलब बीमारी पहले से थी तो उसका नहीं होगा। वेटिंग पीरियड है, मतलब पहले 2 साल कुछ बीमारियों के इलाज नहीं होगा, और क्लेम करने पर प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अस्पताल से ज़्यादा थके हुए बीमा के चक्कर लगाते हैं। आप बात करते हैं उन लोगों को जो सबसे ज़्यादा मार झेलते हैं, गांव की महिलाएं। माँ बनना इस देश की सबसे बड़ी जोखिम भरा बात है। अगर आप गरीब हैं, मृत्यु दर के मामले में भारत आज भी कई देशों के पीछे है।